नमस्कार। आज मैं बात करूंगी कि जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में स्क्रीन होते हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग के बाद जिनका पता चलता है कि वो कुपोषित है कि नहीं है। अब कुपोषित में 3 तरह के कुपोषण होते हैं, एक अंडरवेट, दूसरा स्टंटिंग और तीसरा कि वेस्टिंग। गंभीर कुपोषित बच्चे वो 2 तरह के होते हैं। एक वो बच्चे जो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के बच्चे हैं जिसमें कोई भी चिकित्सीय जटिलता नहीं होती है, और दूसरा जो बच्चा जिसमें चिकित्सीय जटिलता होती है। जो बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसमें कुपोषण के लक्षण के साथ साथ चिकित्सीय जटिलता है, तो उन बच्चों को MTC रेफ़र किया जाता है, जिसे कि न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर भी कहते हैं। झारखंड में इसे कुपोषण उपचार केंद्र कहते हैं। वहाँ बच्चे को रेफ़र किया जाता है। वहाँ जाने पर क्या होता है? वहाँ जाने पर सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया के लिए जांच होती है कि बच्चा का ग्लूकोज लेवल ब्लड शुगर लेवल कितना है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अगर जल्दी से नहीं आइडेंटिफाई किया जाए, बच्चे का इलाज तुरंत उपचार स्टार्ट नहीं किया जाए, तो इसमें मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है हाइपोग्लाइसीमिया के कारण। तो इसीलिए पहले ब्लड शुगर की जांच की जाती है। अगर ब्लड शुगर का लेवल 54 से ऊपर है तो ठीक है, अगर कम है तो तुरंत बच्चे को चीनी पानी का घोल पिलाया जाता है। उसके बाद बच्चे का जांच किया जाता है। जांच में क्या क्या करते हैं, फिर से उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है। बच्चे का वज़न लिया जाता है, वज़न के साथ साथ लंबाई या ऊंचाई ली जाती है, और चार्ट में देखा जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी में है। अगर बच्चा <-3 SD में है तो और उसमें कोई जटिलता है तो तुरंत उसके अकॉर्डिंग उसके उपचार स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ वहाँ उसकी और क्या क्या जांच होती है, तो ब्लड हीमोग्लोबिन की जांच होती है, यूरिन का जांच होता है, मलेरिया का जांच होता है, ब्लड शुगर जांच होता है, मलेरिया, ब्लड शुगर, उसके अलावा की भी जांच की जाती है बच्चे के। उसके उपरांत अब है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है MTC में 10 लेवल पे होता है। तो पहला जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया देखना है, हाइपोग्लाइसीमिया के अकॉर्डिंग अगर ब्लड शुगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अगर दूसरा है कि टेम्परेचर देखा जाता है। टेम्परेचर में अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, फीवर है तो फीवर के लिए दवा दी जाती है। हाइपोथर्मिया है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को गर्म रखा जाता है। गर्म रखने में बच्चे को पूरी तरह से ढक कर रखा जाता है। माथा, हाथ और पैर को मोजा और जो है टोपी पहना के रखना है, ढक के रखना है पूरी तरह से। इस तरह से उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तीसरा है इन्फेक्शन है तो क्या करना है। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक की खुराक जो है 5 दिन दी जाती है। वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं उसके निर्देश पर ही दवा दी जाती है। 5 दिन दवा देना है। उसके अकॉर्डिंग फिर IFA जो है, आयरन नहीं देना है, क्योंकि इस समय आयरन देने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब तक बच्चा स्टेबलाइज नहीं हो जाता है 7 दिन के बाद ही उसमें आयरन की खुराक स्टार्ट की जाती है। फॉलिक एसिड देना है, फॉलिक एसिड डेली देते हैं। मल्टीविटामिन देना है, मल्टीविटामिन दिया जाता है। अगर बच्चा डिवॉर्म नहीं हुआ है तो डिवॉर्म भी किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे बच्चे की देख रेख की जाती है। उसके बाद अब है कि उसका उपचार खाने में क्या दिया जाएगा। खाने में देने के लिए पहले उसका जो है एपेटाइट टेस्ट किया जाता है, जिसे भूख की जांच कहते हैं। भूख की जांच के लिए क्या करना है, एपेटाइट टेस्ट जो F100 या थेराप्यूटिक फूड जो है उससे किया जाता है, बच्चे को दिया जाता है। बच्चा 1 घंटा पहले कुछ ना खाया हो तब उसका किया जाता है एपेटाइट टेस्ट। उसमें बच्चे को जब दिया जाता है खाना तो देखा जाता है कि बच्चा कम से कम 80% खाना खा लेना चाहिए। अगर 80% खाना नहीं खाता है, छोड़ देता है, तो उसका मतलब है कि बच्चे की भूख ठीक नहीं है, यानी कि बच्चा जो है भूख की जांच में फेल हो गया।
तो उस समय बच्चे का जो फीडिंग स्टार्ट होगा F75 से स्टार्ट होगा, और अगर बच्चा पास हो जाता है तो F100 स्टार्ट होता है। तो ये थी बातें कि एपेटाइट टेस्ट के बाद F100 या F75 देना है। जब जो बच्चा F75 में है तो फिर उसे जब बच्चा स्टेबलाइजेशन ट्रांजिशन फेज में जाता है तब F75 से F100 में स्विच होता है उसका खाना, और F100 उसके बाद वो स्टेबलाइजेशन फेज में वो चलता है बच्चा जितनी दिन भी MTC में रहेगा। जो खाना दिया जाता है तो डेली चार्ट में मेंटेन करना होता है। डेली बच्चे का वज़न, सुबह में वज़न लिया जाता है, वज़न लेने के बाद उसके वेट के अकॉर्डिंग उसका जो डाइट लिए है वो दिया जाता है। जितना भी उसको दिया जाता है उसमें देखा जाता है कि बच्चा कितना खाया और कितना छोड़ा, कितना वेट गेन हो रहा है, इसकी चार्ट में ड्रॉ किया जाता है, ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, और देखा जाता है कि बच्चे का पर डे कितना वज़न बढ़ रहा है। बच्चे का जो डिस्चार्ज क्राइटेरिया है, कब डिस्चार्ज क्राइटेरिया कि जितना बच्चे के जिस वेट पर उसका एडमिशन हुआ उसका 15% अगर वेट गेन होता है तो उसके बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर 5 ग्राम पर डे के हिसाब से 3 दिन लगातार उसका वज़न रह रहा है या उससे ज़्यादा है तो बच्चे को उस समय भी डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज के बाद देखा जाता है कि अगर बच्चा डिस्चार्ज ठीक हो गया तब 15% वेट गेन कर लिया तब उसे 15 दिन पे फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। कितनी बार? 4 बार, यानी कि बच्चे का डिस्चार्ज के बाद 2 महीने तक फॉलोअप कराना है। क्यों कराना है? फॉलोअप कराने से फ़ायदा हो देखा जा सकता है कि जो बच्चे का जिस वेट पे डिस्चार्ज हुआ है उतना वेट मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वेट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। ये इसलिए देखा जाता है कि घर जाने के बाद भी माता बच्चे का जो भोजन है उसका ख्याल रख रही है कि नहीं, साफ़ सफाई मेंटेन कर रही है कि नहीं, माँ को जो बताया गया है MTC में रहने के दौरान जो जानकारी दी गई है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर नहीं फॉलो करी तो बार बार हर फॉलोअप में माँ को परामर्श भी दिया जाता है। तो ये थे न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन या कुपोषण उपचार के बारे में जानकारी। जो भी माता अगर बच्चे में कुपोषण के लक्षण हैं, बच्चा का वज़न कम हो रहा है तो तुरंत उसे सेविका ANM के निगरानी में बच्चे को MTC ज़रूर जाना चाहिए और अपने बच्चे का हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इससे बच्चा कुपोषण से सुपोषण की ओर जल्दी वापस आता है। उसमें जो कुपोषण के कारण इन्फेक्शन के चांसेस या मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।